हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस डिजिटल एजुकेशन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान का मॉडल पेपर नंबर 12 हल करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग सेशन को लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि सेशन कैसा लगा। और जो लोग चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो जब भी अपलोड किया जाए तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं राजनीति विज्ञान का मॉडल पेपर नंबर 12। फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोगों ने जो मॉडल पेपर नंबर हम लोगों का 11 था, उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक को देख लिया था। उसके आगे के प्रश्नों को इस सेशन में हम लोग देखेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आज का जो 31 नंबर है वह पहला क्वेश्चन होगा। और देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न देखिए है कि फेबियन समाजवाद का विश्वास है कि समाजवाद। दोस्तों, जो फेबियन समाजवाद है उसका विश्वास है कि समाजवाद किस प्रकार का होगा। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन कह रहा है कि केवल उत्तर औद्योगिक समाज में आएगा, बी कह रहा है केवल पश्चिमी देशों में आएगा, या सी धीमे धीमे आएगा, या खूनी क्रांति से आएगा। तो दोस्तों, फेबियन समाजवाद का विश्वास है कि जो समाजवाद है वह किस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा धीमे धीमे आएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन जो बनेगा सी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, फेबियन समाजवादियों के अनुसार उपयुक्त क्षण के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए, परंतु वह क्षण आने पर एकदम पूरे वेग के साथ प्रहार करना चाहिए, अन्यथा सारी प्रतीक्षा व्यर्थ हो जाएगी। फेबियन समाजवाद का गुरु मंत्र था कि समाजवाद की स्थापना धीरे धीरे की जाए। इंग्लैंड के लोगों में यह विश्वास पैदा करने का श्रेय फेबियन सोसाइटी को जाता है कि समाजवाद शांतिपूर्ण सामाजिक पुनर्निर्माण का सही रास्ता है। यह हिंसा, विप्लव और व्यापक विनाश का रास्ता नहीं हो सकता। तो यानी कि याद रखिएगा, धीमे सॉरी दोस्तों, धीमे धीमे जो है समाजवाद आएगा, किसके अनुसार? फेबियन समाजवाद के अनुसार। तो ऑप्शन सी इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये 32 यानी कि 32 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है सिंडिकेलिस्ट समाजवाद में किस पर अधिक बल दिया गया था। तो याद रखिएगा, सिंडिकेलिस्ट समाजवाद में किस पर अधिक बल दिया गया। ऑप्शन है आपके पास असंगठित श्रमिकों और शांतिपूर्ण आंदोलन पर, बी कह रहा है सहकारिता और भूमिहीन श्रमिकों पर, या सी कृषकों श्रमिकों की एकता पर, या डी श्रमिक संघ और व्यापक हड़ताल पर। तो याद रखिएगा, इसके लिए जो आंसर बनेगा श्रमिक संघ और व्यापक हड़ताल पर। याद रखिएगा, सिंडिकेलिस्ट समाजवाद में श्रमिक संघ और व्यापक हड़ताल पर अधिक बल दिया गया था, यानी कि जो ऑप्शन है इसके लिए डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखें दोस्तों, फ्रांस में समाजवादी आंदोलन श्रमाधिपत्य या श्रम संघवाद के रूप में विकसित हुआ। अतः अब श्रम संगठन और उसके संघ भावी समाज व्यवस्था के केंद्र होंगे। समाजवाद में क्रांतिकारी परिवर्तन का विकास करने के लिए उत्पादन के साधनों एवं उद्योगों पर कामगारों और उनके संगठनों का नियंत्रण स्थापित करना चाहिए, जिसके लिए व्यापक हड़ताल पर श्रमिक समाजवादियों ने अधिक बल दिया था। तो इस तरह का इन लोगों का कॉन्सेप्ट था। ऑप्शन डी इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिंडिकेलिस्ट समाजवाद में श्रमिक संघवाद और व्यापक हड़ताल पर अधिक बल दिया गया था। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या ये 33 है और प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किस विचार को प्रायः व्यक्तिवादी विचारक अपने अनुकूल पाते हैं। तो चारों में से दोस्तों आपको बताना है कि किस विचार को प्रायः जो व्यक्तिवादी विचारक हैं अपने अनुकूल पाते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि मार्क्स का वर्ग संघर्ष सिद्धांत, बी है मार्क्स का क्रांतिकारी हिंसा का सिद्धांत, या सी डार्विन का अनुकूलतम की अतिजीविता का सिद्धांत, या डी ऑस्टिन का संप्रभुता का सिद्धांत। तो 33 के लिए दोस्तों यहाँ पे जो आंसर बनेगा इसमें आपका डार्विन का अनुकूलतम की अतिजीविता का सिद्धांत बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, चार्ल्स डार्विन के अनुसार अनुकूलतम की अतिजीविता का सिद्धांत या जीवन संघर्ष में योग्यतम की विजय के उस सूत्र को आधार बनाकर स्पेंसर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि राज्य को व्यक्तिगत मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और राज्य के दीन दुखियों की सहायता भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करना उनके विकास में बाधक होगा। तो ऑप्शन सी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डार्विन का अनुकूलतम की अतिजीविता का सिद्धांत दोस्तों ये बिल्कुल राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34 प्रश्न कह रहा है कि राजनीतिक हित के लिए एक व्यक्ति एक वोट की सिद्धांत को किसने प्रोत्साहित किया।
तो ये बहुत आसान सा प्रश्न है और इसमें भी मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा आप लोगों को सोचने की आवश्यकता है। ऑप्शन फिर भी देखते हैं क्या क्या दिया है। जर्मी बेंथम दिया है, जॉन लॉक दिया है, जेएस मिल दिया है और एडम स्मिथ दिया है। तो याद रखिएगा 34 के लिए जो आंसर बनेगा दोस्तों इसमें जर्मी बेंथम बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जर्मी बेंथम ने एक व्यक्ति एक वोट का समर्थन किया। वह महिला मताधिकार तथा भारत मतदान के विरुद्ध था। वह गुप्त मतदान का समर्थक था। वह गुप्त मतदान का समर्थन दो कारणों से करता है। पहला कारण बताता है कि व्यक्ति की सुरक्षा के लिए, दूसरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए। दोस्तों, जबकि बेंथम के प्रिय शिष्य जेएस मिल ने गुप्त मतदान का विरोध तथा खुले मतदान का समर्थन किया था। तो याद रखिएगा, इनके जर्मी बेंथम के जो शिष्य थे मिल, उन्होंने गुप्त मतदान का विरोध किया था और खुले मतदान का समर्थन किया था। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा जर्मी बेंथम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही राजनीतिक हित के लिए एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को प्रोत्साहित किया था। ऑप्शन ए जर्मी बेंथम। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 35 है और प्रश्न कह रहा है कि पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी ने मात्र एक बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। यह अधिवेशन आयोजित हुआ था कहाँ पे? बेलगांव में, मद्रास में, लाहौर में या कराची में? तो दोस्तों ये सभी लोग जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। बेलगांव राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, बेलगांव में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के 40वें अधिवेशन की अध्यक्षता वर्ष 1924 में की थी और महात्मा गांधी केवल एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन में गांधीदास पैक्ट के तहत स्वराज पार्टी को यह अधिकार दे दिया गया कि वह कांग्रेस के अविभाज्य अंग के रूप में रहकर विधानमंडलों में प्रवेश ले तथा सरकार की नीतियों का विरोध करें। यह अकेला ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बेलगांव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या ये 36 है और प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने यह टिप्पणी की थी कि फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित किए जाने पर जब जन उत्साह अपनी चरम सीमा पहुंच रहा था, उस समय वापसी का आदेश देना एक राष्ट्रीय आपदा से कुछ कम नहीं था। तो दोस्तों यह एक स्टेटमेंट था। ठीक है, इस हिसाब से आपको बताना है कि यह टिप्पणी किसने किया। मोहम्मद अली ने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था, मोतीलाल नेहरू ने या CR दास ने? तो आपको बताना है कि यह टिप्पणी किसने किया था, कब? फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित हो जाने पर यह टिप्पणी की गई थी। और टिप्पणी थी क्या कि जब जन उत्साह अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था, उस समय वापसी का आदेश देना एक राष्ट्रीय आपदा से कुछ कम नहीं था। तो दोस्तों यह टिप्पणी जो की गई थी दोस्तों, यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, गांधी जी ने जब फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, तब सुभाष चंद्र बोस ने यह टिप्पणी की कि जब उत्साह अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था, उस समय वापसी का आदेश देना एक राष्ट्रीय आपदा से कुछ कम नहीं था। यानी कि सुभाष चंद्र बोस इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या ये 37 है और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने आर्थिक निर्धारण सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो आर्थिक निर्धारण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? मिल ने किया था, मार्क्स ने, लेनिन ने या स्टेलिन ने? तो दोस्तों याद रखिएगा, यह मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। दोस्तों किसके द्वारा? मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया था आर्थिक निर्धारण सिद्धांत। तो ऑप्शन बी, यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 के लिए दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या ये 38 है और प्रश्न कह रहा है कि दिए गए अधिनियमों में से किसने भारत में पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रावधान किया? तो यह किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? कौन सा भारत में पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रावधान? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919, बी कह रहा है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 या डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो यहाँ पे 38 के लिए दोस्तों जो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 था, इसी के तहत दोस्तों भारत में पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रावधान किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न। यह है क्वेश्चन नंबर 39।
प्रश्न है निम्नलिखित में से वर्ष 1908 में मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो दोस्तों 1908 में मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया था? नवाब सलीमुल्लाह, नवाब हबीबुल्लाह या आगा खां या सैयद अहमद खां। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ये आंसर जो होगा दोस्तों आगा खां इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? आगा खां। तो दोस्तों वर्ष 1908 में मुस्लिम लीग के जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे वह आगा खां चुने गए थे। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या ये 40 है और प्रश्न है रूसों की सामान्य इच्छा क्या है? ये बहुत आसान सा प्रश्न है। रूसों की सामान्य इच्छा क्या है? बहुसंख्यक की इच्छा है, सभी की इच्छा है, अल्पसंख्यक की इच्छा है या सभी की वास्तविक इच्छा का योग है? तो सभी लोग जानते हैं कि रूसों की सामान्य इच्छा का मतलब होता है सभी की वास्तविक इच्छा का योग, यानी कि ऑप्शन जो है डी इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों रूसों के अनुसार मानव स्वयं के हित को सामाजिक हित का सॉरी दोस्तों थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, अभी आप लोगों को ठीक दिख रहा होगा। ठीक है, तो दोस्तों रूसों के अनुसार मानव स्वयं के हित को सामाजिक हित का अभिन्न भाग मानता है और कहता है कि संपूर्ण समाज के हित को दृष्टि में रखते हुए उसने विचार दिया इस इच्छा में व्यक्तिगत स्वार्थ का सामाजिक हित के साथ सामंजस्य तथा व्यक्तिगत स्वार्थ पर सामाजिक हित की प्रधानता रहती है। जहाँ तक सामान्य इच्छा पर संबंध है, सामान्य इच्छा मानव की इच्छा का वह उत्कृष्ट भाग है जो संपूर्ण समाज हेतु आवश्यक रूप में हितकर हो। तो दोस्तों याद रखिएगा रूसों की सामान्य इच्छा का मतलब है कि सभी की वास्तविक इच्छाओं का योग। सीधे सीधे शब्दों में समझ लीजिए, या कह सकते हैं कि सभी की इच्छा नहीं हो सकती। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 41 है और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विचारकों में से किसने मनुष्य को भोला भाला जंगली कहा था? तो ये काफ़ी चर्चित प्रश्न है। मनुष्य को किसने भोला भाला जंगली कहा था ये आपको बताना है। थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो या इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग यहाँ पर ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सभी लोगों को इसका आंसर मुझे लगता है कि पता होगा। रूसो राइट आंसर हो जाएगा इसमें दोस्तों। ठीक है, रूसो ने ही जो है मनुष्य को क्या कहा है? भोला भाला जंगली कहा था। जो मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था थी उस समय मनुष्य किस अवस्था में था? वह एक भोला भाला था, जंगली, यानी कि वह आदर्श बर्बर की संज्ञा देता है। ठीक है, किसे? मनुष्य को उसकी प्राकृतिक अवस्था में। इसीलिए वह कहता है कि जो अब मनुष्य की स्थिति हो चुकी है इसे अब प्रकृति की ओर लौटना चाहिए, और वह कहता है कि और एक नारा देता है प्रकृति की ओर लौटो, यानी कि ऑप्शन सी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 और प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके अनुसार जब तक विद्यमान रहे समस्त मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है? तो यह किसके अनुसार दोस्तों? ठीक है, यह एक स्टेटमेंट है कि अब तक विद्यमान रहे समस्त मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। तो मुझे लगता है इसका आंसर बहुत ही आसान है, कार्ल मार्क्स, माओ, लेनिन, ग्रामसी। तो सभी लोग यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर सोच रहे हैं, कार्ल मार्क्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगला प्रश्न। बहुत छोटा ये प्रश्न था, ये क्वेश्चन नंबर 43 है। प्रश्न है गांधी जी का स्वभाव शासन से क्या अभिप्राय था? गांधी जी का जो सॉरी दोस्तों यहाँ पे प्रश्न है कि गांधी जी का स्वशासन, मैंने यहाँ स्वभाव पढ़ लिया था। ठीक है, तो गांधी जी का स्वशासन से क्या अभिप्राय था? स्थानीय स्वशासन, देशी लोगों की सरकार, सामंतों की सरकार या शासकीय नियंत्रण से स्वतंत्र होना? तो गांधी जी का स्वशासन से क्या मतलब था, वह क्या बताना चाहते थे दोस्तों? तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो आंसर बनेगा डी बिल्कुल इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 के लिए। ठीक है, तो गांधी जी स्वशासन से मतलब बताते थे कि शासकीय नियंत्रण से स्वतंत्र होना। ऑप्शन जो है यहाँ पे डी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया उल्लिखित है? आसान सा प्रश्न है, छोटा प्रश्न है, फिर भी देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। 352, 368, 370 और 382। और इसके लिए जो आंसर बनेगा 368 इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 368 यानी कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन जो है इसके लिए बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाग पूछे तो भाग 20 आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, भाग 20 में यह प्रावधान है और अनुच्छेद 368 के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है कि किन दो भाषाओं का उपयोग भारत के किसी भी हिस्से में भाषाओं के रूप में नहीं होता?
तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कुछ भाषाएं दी गई हैं ऑप्शन में, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी 2 ऐसी भाषाएं हैं जिनका उपयोग भारत के किसी भी हिस्से में नहीं होता है। सिंधी और संस्कृत, सिंधी और अंग्रेजी, पंजाबी और उर्दू, तमिल और कश्मीरी। तो याद रखिएगा 45 के लिए जो आंसर बनेगा सिंधी और संस्कृति, ठीक है, संस्कृत। तो ऑप्शन ए इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 45 के लिए। दोस्तों, सिंधी और संस्कृत भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं, लेकिन किसी राज्य ने संयुक्त रूप से राजभाषा के रूप में इन 2 भाषाओं को मान्यता नहीं दी है, जबकि संस्कृत उत्तराखंड की राजभाषा है। ये आप लोग याद रखें। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा ए इसके लिए बिल्कुल करेक्ट, संस्कृत तो है लेकिन सिंधी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे अगला प्रश्न हम लोग। यह है क्वेश्चन नंबर 46 और प्रश्न है कि लाक ने जिस सिद्धांत की दार्शनिक आधारशिला रखी वह कौन था। तो लाक ने जो जिस सिद्धांत की दार्शनिक आधारशिला रखी तो वह किस प्रकार का था। लोकतंत्र, गणतंत्रवाद या संवैधानिक राजतंत्र या कल्याणकारी राज्य। तो 46 के लिए जो आंसर बनेगा संवैधानिक राजतंत्र, इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाक ने संवैधानिक राजतंत्र सिद्धांत की दार्शनिक आधारशिला रखी थी। ऑप्शन सी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, सामाजिक समझौतावादी विचारक जॉन लॉक ने अपने सामाजिक समझौते के द्वारा संवैधानिक राजतंत्र की आधारशिला रखी थी। उनके अनुसार प्रथम समझौता जनता के मध्य होता है और दूसरा समझौता जनता और शासक के मध्य होता है, तथा दूसरा समझौता पहले समझौते के अधीन होता है। अर्थात यदि शासक जनता की सुरक्षा करने में असफल रहता है तो जनता शासक के प्रति विद्रोह कर सकती है, शासक को हटा सकती है। इस प्रकार उसने संवैधानिक राजतंत्र की एक आधारशिला रखी। कौन? जॉन लॉक ने। तो ऑप्शन सी इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 47 है और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा मनुष्य प्रकृति के अनुसार एक समान है, समाज ने उन्हें संपत्ति की संस्था के माध्यम से असमान बना दिया है। दोस्तों, यह स्टेटमेंट है और यह स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से है कि मनुष्य प्रकृति के अनुसार एक समान है, समाज ने उन्हें संपत्ति की संस्था के माध्यम से असमान बना दिया है। किसने कहा, ये स्टेटमेंट किसने दिया? ऑप्शन ए कह रहा है कि मार्क्स, बी है रूसो, सी है लॉक और डी दिया है हीगल। तो सभी लोग इसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। रूसो इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। दोस्तों, रूसो ने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य एक मासूम व निर्दोष प्राणी था। व्यक्तिगत संपत्ति ने प्राकृतिक अवस्था की शांति भंग करके एक ऐसे सभ्य समाज को उत्पन्न किया है जिसमें सभ्यता, सभ्य समाज, विज्ञान, संपत्ति आदि पुरुष की शत्रु बन गई है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रूसो। इसीलिए रूसो कहता है कि प्रकृति की ओर लौटो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 48 प्रश्न है, यह विचार किसने व्यक्त किया कि सरकारें एक निश्चित चक्र के अनुसार परिवर्तित होती हैं। तो यह किसका विचार था दोस्तों कि सरकारें एक निश्चित चक्र के अनुसार परिवर्तित होती हैं? प्लेटो, अरस्तु, मॉन्टेस्क्यू या हर्मन फाइनर। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छा प्रश्न था और इजी प्रश्न है 48 के लिए, अरस्तु। तो दोस्तों, इसमें जो आंसर बनेगा ऑप्शन बी अरस्तु बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चक्रीय संविधान का ये जो सिद्धांत दिया था ये अरस्तु ने दिया था दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन जो बनेगा 20 के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी अरस्तु। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे अगला प्रश्न। ये है क्वेश्चन नंबर 49। प्रश्न है कि महात्मा गांधी के विचार किससे प्रभावित हुए थे। तो यहाँ पे बहुत आसान सा ये प्रश्न है और मुझे लगता है कि इसका आंसर आप लोग आसानी से दे सकते हैं। तो महात्मा गांधी के विचार किससे प्रभावित हुए थे? थोरो की कृतियों से, टॉल्स्टॉय की कृतियों से, रस्किन की कृतियों से या इन सभी की कृतियों से। दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 49 है और 49 के लिए जो आंसर बनेगा थोरो, टॉल्स्टॉय और रस्किन तीनों ही के विचारों से गांधी जी के विचार प्रभावित हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे डी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। ये है क्वेश्चन नंबर 50। प्रश्न है कि यह कथन किसका है? अंग्रेज सोचते हैं कि वे स्वतंत्र हैं जबकि वे केवल संसद के सदस्यों के चुनाव के समय स्वतंत्र होते हैं। दोस्तों, यह स्टेटमेंट किसका है कि अंग्रेज सोचते हैं कि वे स्वतंत्र हैं जबकि वे केवल संसद के सदस्यों के चुनाव के समय स्वतंत्र होते हैं। ऑप्शन ए है जे.एस. मिल, बी है टी.एच. ग्रीन, सी है लॉक और डी दिया है रूसो। तो दोस्तों, यह रूसो का मत था, रूसो का स्टेटमेंट था कि अंग्रेज सोचते हैं कि वे स्वतंत्र हैं जबकि वे
केवल संसद के सदस्यों के चुनाव के समय स्वतंत्र होते हैं। तो 50 के लिए यहाँ पे जो आंसर बनेगा डी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 51। प्रश्न कह रहा है कि अतिकल्पना के आविष्कार के रूप में प्राकृतिक अधिकारों को किसने दोषी पाया। तो अतिकल्पना के आविष्कार के रूप में प्राकृतिक अधिकारों को किसने दोष के रूप में पाया था। रूसो, जेसमिल, लॉक या बेंथम। तो याद रखिएगा, रूसो ने दोस्तों अति कल्पना के आविष्कार के रूप में प्राकृतिक अधिकारों को दोषी के रूप में पाया था। ऑप्शन ए इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य एकाकी, स्वतंत्र, नैतिक, अनैतिक, भावनाओं से मुक्त, निस्वार्थ, संपत्ति और परिवार से रहित आदिम स्वर्णयुग की स्वर्गीय दशा में रहता था। इसलिए जो आंसर होगा रूसो इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, ये है क्वेश्चन नंबर 52। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पहलू गांधी जी के स्वदेशी की सीमा में नहीं आता। तो इसमें से 4 पहलू दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में 4 पहलू हैं, और कौन सा इसमें जो पहलू है गांधी जी के स्वदेशी की सीमा में नहीं आता। आर्थिक दिया है, राजनीतिक, धार्मिक और सभी सही हैं। तो चारों ऑप्शन है दोस्तों, चारों ऑप्शन में जो राइट आंसर बन जाएगा धार्मिक, राइट आंसर इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, धार्मिक पहलू गांधी जी के स्वदेशी की सीमा में नहीं आता। उनका स्वदेशी विचार मूलतः आर्थिक व राजनीतिक पहलू धारण करता है। यद्यपि गांधी जी जो है धर्म और राजनीति को आपस में परस्पर संबंध मानते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, गांधी जी का ही स्टेटमेंट है, धर्म और राजनीति अलग नहीं हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रश्न किसी और रूप में पूछा गया है, स्वदेशी की सीमा पूछा है, तो उसके अंतर्गत आपकी धार्मिक नहीं आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न है 53 नंबर। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसने यह विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा। तो दोस्तों यह किसका विचार था कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा। तिलक, एनी बेसेंट, एमन रा या गांधी जी। तो 53 के लिए आंसर क्या बनेगा, गांधी जी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने विचार अपना दिया कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे और यह है क्वेश्चन नंबर 54। प्रश्न है कि कौन सा दबाव समूह है। तो इसमें से कौन सा दबाव समूह है ये आपको फाइंड करना है। ऑप्शन ए है नेशनल एम्प्लॉयज यूनियन, बी है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, सी है दामोदर वैली कॉरपोरेशन या डी लोक जनशक्ति पार्टी। तो 54 में दोस्तों इसका आंसर जो बनेगा नेशनल एम्प्लॉयज यूनियन। दोस्तों यह एक दबाव समूह है। ऑप्शन ए इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेशनल एम्प्लॉयज यूनियन दबाव समूह है। सामान्यतः दबाव समूह अपने सदस्यों के किन्हीं संकीर्ण हितों की रक्षा हेतु सरकार को प्रभावित करने का प्रयास करता है। ऐसा करते समय वह समाज के अन्य वर्गों के हितों को पीछे धकेलने का प्रयास करता है, चाहे वह अपना पक्ष प्रस्तुत करते समय यह सिद्ध करने का प्रयास करे कि प्रस्ताव जो है सार्वजनिक हित के अनुरूप है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आंसर बनेगा नेशनल एम्प्लॉयज यूनियन एक प्रकार का दबाव समूह है। ये आप लोग याद रखिएगा। और दबाव समूह जानते हैं यह अपने हितों या अपने कुछ समूहों के हितों के लिए सरकार पे क्या है, दबाव डालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 है, 55 है। 55 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान की भाषा प्रावधानों का समावेश खालिस्तान है के समझौते का परिणाम है। दोस्तों प्रश्न को फिर से समझिए। प्रश्न है कि भारत के संविधान की भाषा प्रावधानों का समावेश मतलब किसके समझौते के परिणाम है। मुंशी आयंगर फार्मूला, गुजराल फार्मूला, सरकारिया फार्मूला या आयंगर फार्मूला। दोस्तों याद रखिएगा, इसमें जो फार्मूला पूछा है मुंशी आयंगर फार्मूला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत के संविधान की भाषा प्रावधानों का जो समावेश है यह मुंशी आयंगर फार्मूले के समझौते का परिणाम है। ऑप्शन जो है ए इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 के लिए। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, भारत के संविधान में भाषा प्रावधानों का समावेश जो है यह मुंशी आयंगर फार्मूले के समझौते का परिणाम है। इसके द्वारा सहमति बनी कि संघ की भाषा हिंदी और जो लिपि देवनागरिक होगी। भारतीय संविधान के आर्टिकल 343 में शामिल किए गए एक मध्य मार्गीय सूत्र के अधीन देवनागरिक लिपि वाली हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया और भारतीय अंकों का रूप
अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। यानी कि यहाँ पे जो आंसर ए है बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन ए मुंशी आयंगर फार्मूला। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न है, यह किसने कहा अहिंसा के साथ साथ सत्याग्रह को मिला देने से आप विश्व को अपने कदमों में ले आएंगे। दोस्तों यह स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट किसका है? तो आइए फिर से स्टेटमेंट को देखते हैं। स्टेटमेंट कह रहा है कि अहिंसा के साथ साथ सत्याग्रह को मिला देने से आप विश्व को अपने कदमों में ले आएंगे। तो यह किसका स्टेटमेंट है? विनोबा भावे जी का है, महात्मा गांधी जी का है, या जयप्रकाश नारायण का है, या बाबा आमटे का है? दोस्तों तो यह स्टेटमेंट दोस्तों किसका है? याद रखिएगा ये महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट है। ऑप्शन 20 के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। यह है क्वेश्चन नंबर 57 और प्रश्न है, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का स्थान स्वराज से पहले है, निम्नलिखित में से अहिंसा की एक अनिवार्य शर्त को अंकित कीजिए। तो दोस्तों ये गांधी जी के दृष्टि में यह प्रश्न बना है कि उनके दृष्टि में अहिंसा का स्थान स्वराज से पहले है, और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से अहिंसा की एक अनिवार्य शर्त को अंकित कीजिए। तो क्या हो सकता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि संघर्ष से परहेज रखना और खतरे से दूर रहना। बी है संघर्ष का सामना करना किंतु किसी खतरे के जोखिम से दूर रहना। या सी संघर्ष का सामना करना और संबंध खतरे का जोखिम उठाना। या डी एक व्यक्ति जिसे मृत्यु का भय हो और संघर्ष से परहेज रखें। दोस्तों 57 के लिए जो आंसर बनेगा, इसमें पूछा है कि अहिंसा की एक अनिवार्य शर्त को अंकित करना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी करें संघर्ष का सामना करना और संबंध खतरे का जोखिम उठाना, ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि अहिंसा की एक अनिवार्य शर्त है। ऑप्शन जो है सी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। प्रश्न संख्या है ये 58। प्रश्न है कि राजनैतिक अस्थिरता को जन्म देने वाली दल बदल की परंपरा को निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा सीमित किया गया? बहुत ही आसान सा प्रश्न है लेकिन बहुत ही बार बार पूछे जाने वाला ये प्रश्न है। देखिए ऑप्शन कह रहा है ए 52वें संवैधानिक संशोधन, दूसरा बी है 56वें संवैधानिक संशोधन, और सी ऑप्शन कह रहा है कि 83वें संवैधानिक संशोधन, डी है 61वें संवैधानिक संशोधन। तो इसका आंसर सभी लोग जानते हैं 52वें संवैधानिक संशोधन। ठीक है, इसी के द्वारा दल बदल की परंपरा पर, ठीक है, कह सकते हैं कि ये परंपरा लाई गई थी। जो ये परंपरा दल बदल थी उस पर रोक लगाने की चेष्टा की गई थी 52वें संवैधानिक संशोधन के तहत। ठीक है, ऑप्शन जो है यहाँ पे ए इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये भी प्रश्न बन सकता है कि यह कब लाया गया था? तो यह 1985 का जो अधिनियम था। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ए इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 52वें संवैधानिक संशोधन। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये है क्वेश्चन नंबर 59। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक दल की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों राजनीतिक दल की विशेषता कौन सी नहीं हो सकती? वैचारिक एकता, संगठन, या अवैधानिक साधनों का प्रयोग, या लोकतंत्र में विश्वास। तो याद रखिएगा अवैधानिक साधनों का प्रयोग यह राजनीतिक दल की विशेषता नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा इसकी कुछ विशेषता है, जैसे कि संगठन है, लोकतंत्र में विश्वास है, वैचारिक एकता देखने को मिलता है, शासन पर प्रभुत्व की इच्छा होती है, और राजनीतिक दल सिर्फ संवैधानिक साधनों को ही अपनाकर शासन शक्ति पर प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश की जाती है, और जिसका उद्देश्य होता है राष्ट्र हित का विश्वास। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो बनेगा सी आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अवैधानिक साधनों का प्रयोग यह राजनीतिक दल की विशेषता नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। प्रश्न है कि केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय की किस आधिकारिकता के अंतर्गत आते हैं? दोस्तों यहाँ पे प्रश्न है, केंद्र तथा राज्य के मध्य जो विवाद होते हैं वह उच्चतम न्यायालय की किस आधिकारिकता के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है परामर्शदात्री आधिकारिकता के अंतर्गत, बी है अपीलीय आधिकारिकता के अंतर्गत, सी है संवैधानिक आधिकारिकता के अंतर्गत, या डी प्रारंभिक आधिकारिकता के अंतर्गत। दोस्तों याद रखिएगा केंद्र और राज्यों के मध्य जो विवाद होता है यह उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक आधिकारिकता के अंतर्गत आता है। ऑप्शन जो है इसके लिए डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। ठीक है, प्रश्न यहाँ से ये भी बन जाएगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के लिए ये जो दिया गया है
प्रारंभिक आधिकारिकता यह कौन सा आर्टिकल के तहत इनको दी गई है शक्ति, तो 131, ठीक है, 131 के तहत, ये भी याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, यह है 61 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से संघीय शासन की क्या विशेषता है, तो संघीय शासन की विशेषता क्या हो सकती है, अलिखित संविधान, इकहरी नागरिकता, एक सदनी विधायिका या केंद्र तथा इकाई के मध्य शक्तियों का विभाजन। दोस्तों यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि 61 के लिए क्या आंसर होगा, तो संघीय शासन की विशेषता होती है केंद्र तथा इकाई के मध्य शक्तियों का विभाजन, यानी कि डी आंसर यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 61 के लिए, ठीक है, बिल्कुल। तो दोस्तों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 61 के लिए डी ऑप्शन। आइए देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न इस सेशन का। प्रश्न है कि द्विसदनात्मक व्यवस्था वाला देश है। चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि किस देश में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। ऑप्शन ए कह रहा है कि भारत, बी है चीन, सी है पुर्तगाल और डी दिया है तुर्की। तो याद रखिएगा द्विसदनात्मक व्यवस्था हमारे देश यानी कि भारत में है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, भारत यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है, हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों ये था हम लोगों का आज का मॉडल पेपर नंबर 12। कैसा लगा सेशन? थोड़ा सा आज टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण वीडियो में कुछ आप लोगों को थोड़ा सा हो सकता है कहीं कहीं लगे कि हाँ रुक रहा है वीडियो या कुछ भी इस तरह का, तो आप लोग उसे इग्नोर करिएगा। बाकी सेशन कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों को फ़ायदा हो इसका, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।